सभी को नमस्कार। मैं हरदान राम, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बालोतरा, आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। पिछले जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने बात की थी अर्थशास्त्र की परिभाषा संबंधी, और उसमें हमने अर्थशास्त्र की जो धन संबंधी और कल्याण संबंधी परिभाषा थी उनके बारे में डिस्कस किया। इस जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम बात करेंगे कि अर्थशास्त्र की जो दो और दुर्लभता संबंधी और विकास संबंधी परिभाषाएं हैं वे क्या कहती है और उनसे संबंधित क्या तथ्य है, उन सभी को हम जानेंगे। तो दुर्लभता संबंधी जब परिभाषा की बात करते हैं तो इसका प्रतिपादन रॉबिन्स ने किया, और रॉबिन्स के साथ साथ इस परिभाषा को देने में मेंजर, स्टिगलर जैसे अर्थशास्त्रियों का योगदान रहा। रॉबिन्स कहते हैं कि अर्थशास्त्र उस मानवीय व्यवहार का अध्ययन है जिसका संबंध असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले सीमित संसाधनों से है तथा उन सीमित संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग है। अर्थात ये दो मुख्य बातों पर बल देते हैं। एक तो ये देते हैं कि मानव की जो आवश्यकताएं हैं वे असीमित है, लेकिन उनको सेटिस्फाई करने वाले जो रिसोर्सेज है वे लिमिटेड है। दूसरा, जो रिसोर्सेज है उनके अल्टरनेटिव यूजेज है। तो इस प्रकार इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स का मेन कार्य है कि एलोकेशन और चॉइस जो है उनके बारे में निर्णय लेना। अर्थात कि हमें जो हमारी असीमित आवश्यकताएं हैं उनको किस प्रकार क्रम में संतुष्ट करना है, और जो हमारे सीमित संसाधन हैं जिनके वैकल्पिक प्रयोग हैं उनको विभिन्न प्रयोगों में किस प्रकार लगाना है। इसीलिए जो रॉबिन्स की परिभाषा है उसको एक सामान्य परिभाषा के निकट माना जाता है और इसको ज़्यादा वैज्ञानिक एवं श्रेष्ठ माना जाता है। इसमें असीमित आवश्यकताओं को बताया, सीमित संसाधनों को बताया, साधनों के वैकल्पिक प्रयोगों को बताया। साथ ही इन्होंने बताया कि हमारी आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर होता है। उपरोक्त चारों विशेषताओं के कारण जो है चुनाव और चयन की समस्या है जो उत्पन्न होती है, जो कि रॉबिन्स के अनुसार मुख्य आर्थिक समस्या है। जो रॉबिन्स की परिभाषा है इसके जो गुणों की अगर बात करें तो मुख्य रूप से इसमें जो गुण हैं वो ये है कि अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान बनाने का कार्य किया। एक सामाजिक मनुष्य के अध्ययन की बात करता है जो ज़्यादा अच्छी है। विश्लेषणात्मक बनाया, भौतिक और अभौतिक दोनों वस्तुओं पर इन्होंने बल दिया। लेकिन इसकी कुछ कमियां भी हैं, जैसे रॉबिन्स की परिभाषा में कि कल्याण एक विषय छिपा हुआ पहलू है। साथ ही रॉबिन्स की परिभाषा है जो अर्थशास्त्र के उद्देश्यों के प्रति तटस्थ है। तो ये कुछ कमियां हैं। अगली जो परिभाषा है वो है विकास संबंधी या विकास केंद्रित परिभाषा, जो कि सैमुअल्सन और लिप्सी, फर्ग्यूसन जैसे जो ज़्यादा आधुनिक अर्थशास्त्री है उनके द्वारा दी गई। और ये जो है परिभाषा है वो ये कहती है कि जैसा कि सैमुअल्सन ने कहा है, अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि व्यक्ति तथा समाज किस प्रकार मुद्रा के माध्यम से अथवा उसके बिना विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए वैकल्पिक उपयोग वाले दुर्लभ साधनों का प्रयोग करते हो, और इन पदार्थों को वर्तमान तथा भविष्य के उपभोग के लिए समाज के विभिन्न लोगों तथा वर्गों के बीच बांटते हैं। ये साधनों के बंटवारे में किए जाने वाले सुधारों के लाभों तथा लागतों का विश्लेषण करती है। इस प्रकार जो ये परिभाषा सैमुअल्सन ने दी है वो बहुत विस्तृत परिभाषा है, और ये परिभाषा मुख्य रूप से इस बात को केंद्रित करती है कि वर्तमान जो है समय उसमें असीमित आवश्यकताएं और सीमित संसाधन हैं, उनका हम किस प्रकार बंटवारा करें कि लोगों के
का अधिक से अधिक कल्याण हो, अधिक से अधिक विकास हो और भविष्य में भी ज़्यादा से ज़्यादा साधनों की उपलब्धता रहते हुए विकास किया जा सके। अब अगर एक भारतीय अर्थशास्त्री हुए हैं जेके मेहता, उन्होंने कहा है आवश्यकता विहीनता की परिभाषा दी। जेके मेहता के अनुसार साधन सीमित तथा आवश्यकताएं अनंत होती है तथा आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता है। तो जेके मेहता की जो परिभाषा है वो अधिकतम संतोष की बात को पूरा करने की कोशिश करती है कि किस प्रकार हम ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फिकेशन पाएँ, ये अर्थशास्त्र का मुख्य विषय वस्तु है। तो इस प्रकार जो अर्थशास्त्र की परिभाषाएं हैं, पुनः मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। जो धन संबंधी है, जो सबसे पुरानी और परंपरावादी मानी जाती है, ये दी है एडम स्मिथ ने। कल्याण संबंधी जो परिभाषाएं हैं उनका संबंध मार्शल और उनके सहयोगियों से रहा है। दुर्लभता संबंधी परिभाषाओं का संबंध रॉबिन्स और उनके सहयोगियों से रहा है। और जो विकास केंद्रित परिभाषाएं हैं उनका संबंध सैमुअल्सन और दूसरे जो उनके सहयोगी हैं उनसे रहा है। तो इन परिभाषाओं को जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और दूसरे एग्ज़ाम में परिभाषा संबंधी प्रश्न आते रहते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।